नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य हिंदी की मॉक टेस्ट की 5वीं वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने हिंदी की कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जा करके जरूर देख लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है इन्हीं में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, सूरदास किस काल के कवि थे? तो दोस्तों सूरदास जी जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध संग्रह का नाम है वो है चिंतामणि। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो दोस्तों हमारी जो हिंदी भाषा का जो विकास या जो क्रम है वो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और फिर क्या है पारंपरिक हिंदी। तो जो कीर्तिलता है वो क्या है अवहट भाषा की रचना है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मनोरम का संधि विच्छेद है? तो दोस्तों मनोरम का जो संधि विच्छेद होगा वो मनः धन रम होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें दोस्तों जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। जहां पर भी लग जाएगा विसर्ग वहां पर हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और संधि इसमें विसर्ग होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है? तो दोस्तों अर्धसम मात्रिक जाति का हमें क्या है यहाँ पर छंद बताना है। तो यहाँ पर जो रोला होता है और जो चौपाई होती है वो दोस्तों किस छंद के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है ये सममात्रिक छंद के क्या है सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? रोला और चौपाई। कुंडलियां जो होती है दोस्तों ये हमारे क्या है विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। ये विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों अर्धसम मात्रिक का हमसे क्वेश्चन में बोला है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोहा जो है अर्धसम मात्रिक जाति का छंद होता है। रोला और चौपाई जो है सममात्रिक छंद होते हैं और कुंडलिया जो होती है विषम मात्रिक छंद होते हैं। दोहा हमारा अर्धसम मात्रिक छंद होता है। तो आई होप कि आपको चारों ही जो है ऑप्शन समझ में आ गए होंगे कि कौन सा छंद किसके अंतर्गत आता है। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग यहाँ पर किस रूप में हुआ है हमें यहाँ पर ये बताना है। तो विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो दोस्तों यहाँ पर जो बड़े शब्द का प्रयोग हुआ है वो संज्ञा के रूप में हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पुरोहित में उपसर्ग है? तो पुरोहित में जो उपसर्ग है वो पूर्व है। तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले आकर जुड़ते हैं वो हमारे क्या है उपसर्ग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं? तो दोस्तों दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं संधि कहते हैं। लेकिन दोस्तों समाज क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना सार्थक शब्द वो क्या है समास कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो समास होता है। और यहाँ पर क्या है दो जब वर्ण मिलते हैं तो संधि होती है। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले आकर जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वाणी, वीणा, पाणी और शारदा ये तीनों ही सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो हमसे पूछा है वो है हमारा आंसर ऑप्शन सी कि कौन सा नहीं होगा। तो कमला जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये क्या है मैं यहाँ पर स्टार बना देती हूँ। तो दोस्तों हमसे पूछा है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो हमारे सामने जो है 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों बड़वानल जो होती है किस आग को कहते हैं? तो बड़वानल जो होती है पानी या समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं बड़वानल कहते हैं। तो ये क्या है ये समुद्र या पानी में लगने वाली आग। दोस्तों दानावल
दवानल क्या होती है? दवानल होती है जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं हम? वो कहते हैं हम दवानल। अब दोस्तों विरागनी, विरागनी किसको कहते हैं? जब किसी से प्रेम हो और जब कोई बिछड़ जाता है या विरह के शोक में डूबी हुई जो गोपियां होती हैं उनके भीतर की जो आग होती है उन्हें हम विरागनी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गोपियों के भीतर आग, मतलब गोपियों के भीतर लगने वाली आग। अब दोस्तों जठराग्नि, जठराग्नि किसको कहते हैं? पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठराग्नि। तो दोस्तों आपको चारों ही ऑप्शन अच्छे से याद रखना है कि कौन सी आग को क्या कहते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो बड़वानल जो होती है पानी या समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं, दवानल जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं, और विराग्नि यानी कि किसी के बिछड़ने की जो गम में जो या विरह के शोक में डूबी हुई जो गोपियां होती हैं उनके जो भीतर अग्नि जलती है उन्हें विराग्नि कहते हैं, और पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठराग्नि। तो आई होप कि आपको चारों ही चारों ही ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनको चारों को ही आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमसे क्वेश्चन में जंगल में लगी आग का बोला है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है छाती पर मूंग दलने का अर्थ है। तो दोस्तों ये वाला जो शब्द है आपने कई बार सुना होगा, और हमारा ये वाला जो शब्द है ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ही क्या है यूज़ किया जाता है। तो जब दोस्तों कोई किसी से परेशान ज़्यादा हो जाता है तो हम कई बार हमारे घर में भी ये शब्द यूज़ कर लेते हैं कि ये छाती पर मेरे क्या है मूंग दल रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बहुत परेशान करना है, यानी कि छाती पर मूंग दलने का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है? तो दोस्तों हिंदी में जो कारकों की संख्या होती है वो 8 होती है, और कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अधिकरण में, पर, संबोधन का के की। तो ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? कारक होते हैं, और हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। तो जो चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, तो में और पर के सेंस में हम यहाँ पर जो कारक होगा वो होगा अधिकरण कारक। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? तो कोकिल विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में रचित है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों यहाँ पर रहेगा किंतु, और जब भी किंतु बीच में लग जाए तो वहां पर जो हमारा वाक्य होगा वो संयुक्त वाक्य होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखे हैं? तो दोस्तों नामवर सिंह ने जो अधिकांश आलोचनाएं लिखी हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो दोस्तों जो ख है वो ख हमारी कौन सी होती है? तो ख होती है अघोष। ये जो ख होता है ये कौन सा होता है? ये अघोष महाप्राण होता है। और ज होता है दोस्तों, तो ज क्या होता है? तो ये सघोष अल्प प्राण होता है। सघोष अल्प प्राण होता है। और घ होता है तो ये होता है सघोष महाप्राण। ये आपको सारे ही याद रखना है कि इस ध्वनि को क्या कहते हैं। और दोस्तों जो ठ होता है, ठ को कहते हैं अघोष महाप्राण। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अघोष महाप्राण। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमसे बोला है कि सघोष महाप्राण क्या होगा? सघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी होगी? तो ये होगी घ। ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ख जो होता है वो अघोष महाप्राण होता है, ज हमारा जो होता है वो सघोष अल्प प्राण होता है, घ सघोष महाप्राण होता है, और ठ जो होता है अघोष महाप्राण होता है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है तुलसीदास। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो दोस्तों आला एक गीत होता है जो वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को देखा है या 19 प्रश्नों को देखा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।